नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य को पढ़ने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर के लिए। बाकी सभी विषय को पढ़ाने में मुझे कोई हिचक या संकोच नहीं होती, पर हिंदी साहित्य को लेकर मैं बहुत संवेदनशील रहता हूँ, क्योंकि ये विषय में अगर कोई गलती होती है तो वो क्षम्य नहीं है, क्योंकि हिंदी केवल हमारे लिए एक भाषा नहीं है, बल्कि उससे भी उसका बहुत उच्च स्तर है। पर आप लोगों के द्वारा बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर कल पेपर है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो थोड़ी पढ़ा दीजिए। तो एक कोशिश मैं आपके सामने कर रहा हूँ। आज हम जो भी पढ़ रहे हैं वो केवल और केवल मैक्सिमम नंबर पाने के लिए कम समय में किया गया प्रयास है। मैं आपको हिंदी नहीं पढ़ाने जा रहा, मैं केवल कल के लिए आपको तैयार करने जा रहा हूँ। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहला सवाल, भाषा किसे कहते हैं? सामान्यतः जब हमें नंबर पाना होता है तो हमें कुछ चीज़ें अलग करनी होती हैं। 99% बच्चा यही लिखेगा कि विचारों का आदान प्रदान जिसके माध्यम से करते हैं उसको भाषा कहते हैं। पर आपको ऐसा नहीं लिखना। शुरू में आपको क्या लिखना है कि भाषा एक सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक प्रणाली है जो ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से संप्रेषित होती है। इसका मतलब इतना है कि जो भाषा हम बोल रहे हैं ना, जैसे हम आपसे जो बात कर रहे हैं, तो ये भाषा जो निकल रहा है शब्दों के तौर पे आपके पास आ रहा है, आ तो आपके पास कोई ध्वनि ही रही है, पर ये ध्वनि जो आ रही है आपके पास, ये मेरे सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को मिक्स करके आ रही है ना। तो जो मेरा सामाजिक स्तर होगा, जो मेरा मनोवैज्ञानिक स्तर होगा, जो मेरा सांस्कृतिक स्तर होगा, वही तीनों मिलकर भाषा बनाते हैं। तो भाषा को हमेशा याद रखना है कि भाषा एक सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। एक ऐसी संस्था है भाषा जो सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक प्रणाली के तौर पे उभरती है और ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से जाहिर होती है। मतलब इतना मैं कहना चाहूंगा कि जो भाषा का निर्माण होता है ना, वो मेरे अंदर है। ठीक, भाषा मेरे अंदर है। अभी समझ लीजिए, बस समझने को, ये कहाँ से आ रही है मेरे अंदर, कैसे बन रही है मेरे अंदर? तो मेरे सामाजिक स्तर से, मेरे सांस्कृतिक स्तर से। अगर मेरा सांस्कृतिक स्तर बदल जाए, मैं अरब चला जाऊं तो मेरी भाषा अलग हो जाएगी। मेरा सामाजिक स्तर बदल जाए तो मेरी भाषा अलग हो जाएगी। तो जो भाषा होती है वो किसी व्यक्ति या किसी संस्था के सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक जो स्तर होते हैं उनको मिला के बनती है और फिर ध्वनि के माध्यम से आप तक पहुंचती है। क्लियर हो गया? तो भाषा में तीन पहले याद रखना है, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक, फिर ध्वनि के माध्यम से संप्रेषित होती है। ठीक। तो भाषा को केवल एक आदान प्रदान का साधन नहीं मानना। अगर आप भाषा को केवल एक संप्रेषण का साधन मान ले रहे हैं कि भाषा मात्र बातचीत करने का एक तरीका है, तो वास्तव में भाषा को आप पूरी तरह से समझ ही नहीं पा रहे। भाषा संप्रेषण के माध्यम से भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसी में यही बात की गई कि जो आधुनिक भाषा विज्ञान है, मतलब जो आज की डेट में हम भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें भाषा का जो स्वरूप है अब वो केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं रहा, केवल बातचीत करने का एक तरीका नहीं रहा, बल्कि भाषा उससे भी कहीं ज्यादा है। भाषा के आधार पर आप किसी की सामाजिक स्थिति बता सकते हो, किसी की मनोवैज्ञानिक संस्था बता सकते हो, किसी की सांस्कृतिक स्थितियां बता सकते हो। भाषा केवल एक बात करने का तरीका नहीं है, भाषा एक सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति को पहचानने का भी तरीका है। आप खुद सोचो कि आपके सामने कोई बात करेगा तो आप बता दोगे कि उसकी सांस्कृतिक स्थिति कहाँ की है, वो कहाँ से है, उसकी सामाजिक स्थिति कैसी है, आप ये भी बता दोगे। ठीक। तो भाषा को बहुत बड़े शब्दों में समझना है। भाषा के बारे में जब भी आए तो आप एक या दो परिभाषा जरूर लिखना, जिसमें से आप एक इंपॉर्टेंट परिभाषा भोलेनाथ तिवारी जी की, कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य, याद रखना मनुष्य जरूर लिखना, अपने विचारों और भावों को व्यक्त करता है, मतलब दूसरे को बताता है। जैसे मान लो मेरे अंदर दुख है, ठीक है, एक मनुष्य हूं, मेरे अंदर दुख है, लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कि मित्र मेरे अंदर बड़ा दुख है, मेरी छाती फटी जा रही है, इतना दुख है, तो क्या होगा? मैंने अपने विचारों को आपके सामने रखा भाषा के थ्रू। ठीक है, तो भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने व्यक्त करता है। ठीक है, एक डिफिनेशन आप लिखना। दूसरी डिफिनेशन आप यहाँ पर, ठीक है, दूसरी डिफिनेशन आप लिख सकते हो यहाँ पर हेनरी स्वीट्स की। वैसे तो आपके हिंदी का पेपर है, आपको लगेगा कि हिंदी बस की लिखनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। भाषा के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो
हम कुछ भी इसमें भाषा के संबंध में जो प्रमाणिक चीजें वो लिख सकते हैं। तो लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया बाय मींस ऑफ स्पीच साउंड, मतलब विचारों को व्यक्त करना ही भाषा। विचारों को ध्वनि के माध्यम से जब व्यक्त करते हो, जैसे मान लो मैं कहूं कि मुझे लगता है कि ये सरकार बहुत अच्छी है, ये एक विचार है, लेकिन मेरे अंदर था, पर मैंने ध्वनि के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया। जो मेरे अंदर विचार था, अभी ये विचार है, फिर इसको मैंने ध्वनि दे के आपके तक पहुंचा दिया कि ये सरकार अच्छी है या ये सरकार बुरी है। मान लो मेरे अंदर एक विचार है कि राहुल गांधी एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते हैं, और मैंने ध्वनि की तरह आप तक पहुंचाया ना, तो ये रोल भाषा का है। ठीक है, तो हेनरी स्वीट्स बढ़िया मिठाई के नाम से याद रखना। ठीक है, तो यहां बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब भाषा के बारे में कभी भी बात आ जाए तो उसकी 3 फीचर्स जरूर लिखना है कि भाषा मानवीय होती है, भाषा मानव के द्वारा बनाई गई है, मानवीय है, मानव से संबंधित एक विषय है। भाषा का प्रयोग सब नहीं कर सकते, कुत्ता बिल्ली जानवर पेड़ पौधे नहीं कर सकते, भाषा मानवीय है। तो सबसे बड़ा भाषा का जो फीचर्स होता है वो ये होता है कि भाषा एक मानवीय संस्था है, ये जरूर लिख के आना। फिर भाषा प्रतीकात्मक होती है, भाषा प्रतीकात्मक होती है, मतलब हम किसी भी चीज को प्रतीक के तौर पे बताते हैं। ठीक है, आप देखोगे हर चीज को हमने सिंबलाइज करके रखा हुआ है। जैसे मान लो भाषा प्रतीकात्मक है, बस इतना समझ लो, प्रतीक के माध्यम से, और भाषा संप्रेषण का माध्यम है, कम्युनिकेशन या संवाद का माध्यम है। तो भाषा के 3 फीचर्स आपको हमेशा याद होने चाहिए। पहला संवाद का माध्यम है या संप्रेषण का, ठीक है। दूसरा भाषा मानवीय है, मानव के द्वारा बनाई गई है। और तीसरा भाषा हमेशा प्रतीकात्मक होती है, मतलब हम इसमें प्रतीक के तौर पे बताते हैं या किसी चीज को। जैसे आप भाषा में देखो कि इसको मतलब बताने में थोड़ी समय लगेगा, इसलिए मैं नहीं जाना चाह रहा कि प्रतीकात्मक क्या है, आप इसको रट लेना, क्योंकि ये बहुत ही फिर भाषा विज्ञान का एक गहन पॉइंट हो जाएगा और इसको पढ़ना भी उचित नहीं, क्योंकि आपको नंबर पाना है तो बस आपको लिखने से मतलब होना चाहिए, लिख के आना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भाषा के बारे में कुछ और तरीके से। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि भाषा के बारे में और आपको लिखना हो, मेंस 15 नंबर या ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच होता है भाषा को समझने का, भाषा को लेकर देखो बहुत तरीके के दृष्टिकोण हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि भाषा एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ऐसे लोग भाषा को मात्र एक संरचना मानते हैं। जैसे मान लो माना कमल का माला, तो भाषा एक संरचना है जो शब्दों से मिला के बनी, फिर शब्दों से वाक्य बनते हैं, वाक्य से भाषा बनती है, ऐसा कह देंगे। तो कहा भाषा में और कोई ज्यादा नहीं है, भाषा केवल एक संरचना है जिसमें ध्वनि, ध्वनि से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं और एक निश्चित नियम पे चलते हैं, बस। तो जो भाषा को केवल एक स्ट्रक्चर के तौर पे मान ले, जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि ये घर क्या है, तो आप कहोगे घर एक संरचना है जो ईंटें पत्थरों से बनी है। पर किसी के लिए घर बहुत इमोशनल भी हो सकता है और किसी के लिए घर केवल एक स्ट्रक्चर हो सकता है। तो वैसे ही कुछ लोग मानते हैं कि भाषा केवल और केवल एक संरचना है। ठीक, भाषा में क्या होता है, हम संकेतों का प्रयोग करते हैं। संकेतों का प्रयोग मतलब हम शब्दों को ही संकेत कहते हैं। जैसे भाई भाई ये बताओ, जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो अपन से आम बनाते थे, ये आम है, ठीक है। अब ये कोई एक वस्तु है दुनिया में, लेकिन इसको आप क्या बोलते हो, आम। हाँ सही है, कई लोग इसको बोलते हैं मैंगो, कई लोग मान लो इसको बोले नीपी सीपी, है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। कई लोग बोले मान लो हुलुलुलु, कुछ भी हो सकता है ना। तो हमने इसके लिए कुछ संकेत दे रखे हैं और यही तो भाषा है, यही तो प्रतीक है। तो हमने क्या एक प्रतीक बना रखा इसको बताने का। हमें ये नहीं पता, कोई इसको मैंगो कहता है, कोई आम कहता है, तो सबने अपने अपने तरीके से कुछ प्रतीक बना रखे हैं इसको जाहिर करने के लिए। ठीक, तो इसीलिए मैं समझा दिया आपको वही वाला पहलू कि भाषा क्या होती है, संकेतों की प्रणाली होती है और एक संरचना होती है। ठीक, चलिए अगला। कई लोग मानते हैं कि भाषा मानव मस्तिष्क की आंतरिक क्षमता है, मनुष्य सीमित नियमों से अनंत वाक्य बना सकता है। मतलब बेसिकली इसमें यह कहा गया है कि भाषा क्या है, तो भाषा मानव के द्वारा जनित एक व्यवस्था है। मतलब हमारे दिमाग में ही भाषा होती है। मतलब भाषा क्या है, तो भाषा एक मानव के द्वारा बनी संरचना है। मतलब मानव के मस्तिष्क में भाषा पहले से ही रहती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति जब पैदा होता है
और पैदा होने के बाद उसके दिमाग में वो भाषा रहती है। ठीक है, और ये बहुत ही इस समय मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। ये सब देख, अगर आप लेक्चर में पढ़ो, क्लास में पढ़ो, तो इतने ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो भाषा को क्या माना जाता है? कई लोग मानते हैं कि भाषा मानव की आंतरिक क्षमता है, उसके मस्तिष्क से बनी हुई एक संरचना है। मतलब भाषा हमारे द्वारा एक सृजित की गई है, तो ये भाषा को सृजनात्मक मानते हैं। कई लोग भाषा को संरचना मानते हैं। देखो, मुझे पता है कि ये शब्द अभी आपको लग रहा होगा कि एग्जाम है कल, ये क्या है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत चीजें भी याद रहेंगी कल तक, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि कल जब आप एग्जाम में लिख रहे होगे, तो उस समय आपको तो ये होगा कि कुछ तो याद आए। इसीलिए अगर हम बहुत पढ़ेंगे तब थोड़ी चीजें याद रहेंगी। ठीक है, भाषा का दूसरा पहलू भी है कि भाषा समाज से प्रभावित होती है। आप देखोगे कि भाषा समाज के हिसाब से अलग होती है। आप देखोगे यहाँ बहुत अमीर लोग होंगे, वहाँ की भाषा अलग होगी। यहाँ बहुत गरीब लोग होंगे, वहाँ की भाषा अलग होगी। यहाँ बहुत एग्रेसिव लोग होंगे, वहाँ की भाषा अलग होगी। पहाड़ की भाषा अलग होगी। आप देखोगे तो भाषा का असर संपन्नता मतलब समाज से भी पड़ता है। तो जैसा समाज वैसी ही भाषा होती है। तो याद रखना, भाषा एक सामाजिक संरचना भी है। ठीक है, तो अब चलते हैं भाषा के भेद। याद रखना, भाषा के भेद का मतलब है भाषा कितने प्रकार की है। तो पहली कहा जाता है मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा भाषा का सबसे प्रारंभिक या मूल स्वरूप है। मतलब भाषा की जब शुरुआत हुई होगी, भाषा मतलब जब भी हम लोगों ने विचारों का आदान प्रदान करना शुरू हुआ होगा, तो हमने मौखिक भाषा से ही शुरू किया था, हमने लिखने से नहीं शुरू किया था। तो इसीलिए ये पॉइंट जरूर हमेशा लिखना कि भाषा का सबसे पहला प्राथमिक व स्वाभाविक रूप है। मतलब भाषा अपने आप में मौखिक भाषा के ही रूप में आई पहले, बाद में वो लिखित भाषा बनी। क्योंकि आपको लिखना है, आपको तो पेज भरना है, इसीलिए मैं आपको एक एक बात को आराम से बता रहा हूँ। तो मौखिक भाषा में क्या होता है, ध्वनि के माध्यम से हम अपने विचारों को इधर से उधर कहते हैं, या आदान प्रदान करते हैं, या संप्रेषित करते हैं। जैसे अभी हम और आप जो बात कर रहे हैं, ये भाषा है, ये मौखिक भाषा है। तो मौखिक भाषा क्या होती है? ध्वनि के आधार पर आदान प्रदान की जाती है। जैसे ये जो भाषा है, ये लिखित भाषा है, और हम आप जो बात कर रहे हैं वो मौखिक भाषा है। और वास्तव में जो लेक्चर पूरा चल रहा है वो मौखिक और लिखित भाषा का मिला जुला रूप है। ठीक है, तो मौखिक भाषा की विशेषता क्या होती है? सबसे पहले तो ध्वनि आधारित होती है। ध्वनि आधारित है ना, ये शब्द आपको बहुत ज्यादा टफ लग रहा होगा, तो आप ध्वनि आधारित लिखिएगा, क्योंकि इसमें जो भी हम बात कर रहे हैं वो ध्वनि से ही हो रही है। वास्तव में आप जो सुन रहे हो क्या है? ध्वनि तो है, ईयरफोन से सुन रहे होंगे अगर, तो ध्वनि है, तो भाषा ही है, लेकिन किसके आधार पे? हमारे साउंड सिस्टम के आधार पे चलती है, जिसमें हम स्वर, व्यंजन और उच्चारण का विशेष महत्व रखता है। आप देखते होगे, अगर हम बोले आपसे शब्दों को, तो शब्द क्या है? ध्वनि क्या है? स्वर उच्चारण है ना, या व्यंजन उच्चारण है। स्वर और व्यंजन तो जानते हो ना आप, तो ये सब ध्वनि ही तो है। तो ध्वनि के आधार पे ही मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। फिर मौखिक भाषा हमेशा तात्कालिक होती है। जैसे आपको अगर मुझे अभी कुछ कहना होगा तो मैं सामने बोल दूंगा, आप सुन लोगे। ठीक है, हाँ, डिजिटल होने के बाद जरूर मौखिक भाषा दूर समय तक प्रभाव बना सकती है, लेकिन पहले क्या होता था? पहले आपसे जो बोला उसका प्रयोग वहीं खत्म हो गया। ठीक है, तो मौखिक भाषा जो होती है वो तात्कालिक समय के संदर्भ में प्रयोग होती है, ये लंबे समय में या दीर्घकालिक प्रभाव नहीं रखती है। मौखिक भाषा हमेशा तात्कालिक होती है। जैसे अभी बात करना हो तो वक्ता और श्रोता जब सामने सामने होते तब बात होती है। ठीक, फिर संदर्भ निर्भरता। मौखिक भाषा की एक खासियत और है कि अगर मौखिक भाषा में अगर आपको समझना है तो आपको संदर्भ जानना होगा, कॉन्टेक्स्ट जानना होगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं प्लीज ये काम कर लो। अब प्लीज का क्या मतलब है? हो सकता है इस प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट हो, या ये भी हो सकता है गुस्सा हो। जब तक आपको ये नहीं पता कि ये क्या संदर्भ है, जैसे मान लो मम्मी कह रही है कि प्लीज अब जग जाओ, इसका मतलब है कि नहीं जगे तो कूट दिए जाओगे। लेकिन अगर छोटा भाई कह रहा है कि प्लीज जग जाओ, तो मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है। तो शब्द का जो भाव है वो संदर्भ से निकलता है, वो परिस्थिति से निकलता है कि किस संदर्भ में बात की जा रही है। ठीक है, फिर ध्वनि में पारलौकिक संकेतों का प्रयोग होता है। पारलौकिक संकेतों का मतलब जो मनुष्य ने नहीं बनाए, जैसे हाव भाव। अरे यार क्या बात कर रहे हो, अरे। अब आप देखो ध्वनि में जो शब्द है अरे अरे, तो कहां से आ रहे हैं? ये हाव भाव से आ रहे हैं। तो ध्वनि के साथ हाव और भाव जो जुड़ते हैं तब जाके मौखिक भाषा का अर्थ निकलता है। और ये हाव भाव जो होते हैं ये मनुष्य ने नहीं बनाए, ये नेचर ने बनाए हैं, इसीलिए इसको पारलौकिक कहते हैं।
तो आप देखते हो कि जो मौखिक भाषा होती है वो हाव भाव उतार चढ़ाव, जैसे किसी को तेज बोला अरे अरे, तो आप देखो ये सारी चीजें जो होती हैं, मतलब मौखिक भाषा जो होती है उसका जो अर्थ निकलता है, एक तो उसका अर्थ संदर्भ से निकलता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की जा रही है, और दूसरा इसका निकलता है हाव भाव, स्वर उतार चढ़ाव या बलाघात, मतलब किस पे आप प्रेशर ज्यादा डाल रहे हो कि मम्मी ये काम नहीं करना, तो एक देखो आप, ठीक, तो शब्द में जब जोर डाला तो उस रिश्ते पे ज्यादा जोर हो गया कि मम्मी ये काम नहीं करना, तो अब काम पे ज्यादा जोर हो गया। तो जो अर्थ है वो कैसे निकल रहा है कि आप किस शब्द पे ज्यादा जोर डाल रहे हो, ठीक है, कि मम्मी खाना बना दो, तो इसमें मतलब मम्मी या पापा खाना बना दो, अब आप कहोगे मम्मी क्यों, पापा भी खाना बनाए, तो हाँ, तो पापा पे जोर डाला आपने, लेकिन वहीं अगर आप कहो पापा खाना बना दो तो खाने पे जोर हो गया। तो जिस शब्द पे ज्यादा जोर जाएगा उस शब्द से उसका अर्थ निकलेगा। तो मौखिक जो भाषा होती है उस भाषा में संदर्भ से अर्थ निकलता है, उस भाषा में जो पारलौकिक चिन्ह होते हैं जैसे स्वर उतार चढ़ाव और हाव भाव, उससे अर्थ निकलता है। तो ये सब आप रखना। और भाषा में बहुत लचीलापन होता है। जो लिखने वाली भाषा होती है उसमें एक व्यवस्थित तरीके से लिखना पड़ता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब ऐसे ना, लेकिन बोलने वाली भाषा में आप लचीलापन रख सकते हो, है ना। जैसे खाओ खाना, आप ऐसे भी बोल सकते हो, खाना खाओ ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन लिखने में हमेशा आप क्या लिखोगे, खाना खाओ। तो लचीलापन लिखित भाषा में नहीं होता लेकिन मौखिक भाषा में होता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और मुझे आपको पढ़ाते समय भी जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत सीखने को मिलता है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि मौखिक भाषा की ये खासियत है कि कैसे संदर्भगत होती है, पारलौकिक सत्ताओं से जुड़ी होती है, हाव भाव के साथ इसका अर्थ पता चलता है। मौखिक भाषा की सीमा क्या है, जैसे स्थायित्व का अभाव। स्थायित्व का मतलब मैं आपको बात किया, अगर आज मेरे सामने आप बैठे होते, हम दोनों बात कर रहे होते, कल सब कुछ खत्म, तो स्थायित्व तो नहीं होता। जैसे लिख के रख दो, हजारों साल चीजें चल जाएंगी, लेकिन आपस में बात करने वाली जो भाषा होती है वो तो जैसे ही समय निकला वो खत्म। तो याद रखना, एक तो इसमें स्थायित्व तो नहीं होता, दूसरा जो मौखिक भाषा होती है उसका बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता, बहुत मानकीकरण नहीं होता, जबकि लिखने वाली जो भाषा होती है उसका बहुत मानकीकरण होता है। जैसे मान लो हम बोल रहे, बोलने में कई बार हम सा और सा को एक साथ बोल देंगे, आप अंतर ही नहीं समझ पाओगे, लेकिन लिखने में बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो बोलते समय तो आप कोई भी सा यूज करते हो, चाहे सा चाहे सा, चल जाता है ना, जैसे योगेश योगेश चल जाएगा, लेकिन लिखते समय आपको शुद्ध लिखना पड़ेगा। तो ये है मौखिक भाषा की सीमाएं, मौखिक भाषा की अच्छाइयाँ आपको बता दी, मौखिक भाषा का आपको फीचर्स बता दिया। तो अगर कभी मौखिक भाषा से जुड़ा कोई सवाल आए, क्योंकि आपकी टिप्पणी लिखने को आता है, तो आप इतने पॉइंट लिखाओगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने हैं। फिर बात करते हैं लिखित भाषा की। तो जैसे वो मौलिक थे, प्राथमिक भाषा थी, ये द्वितीयक है, क्योंकि ये मौखिक भाषा के बाद विकसित हुई है। तो मौखिक भाषा से ही विकसित रूप है। इसमें हम क्या करते हैं, लिपि के माध्यम से भाषा को अभिव्यक्त करते हैं। याद रखना, वहां ध्वनि के माध्यम से करते थे, यहाँ लिपि के लिपि के माध्यम से करते हैं, लिख के करते हैं, ठीक है। और यही भाषा है जो ज्ञान के संरक्षण का आधार है। आज अगर हम पुराने ज्ञान को अपने पा रहे हैं, अगर हम रामायण और महाभारत और वेदों को समझ पा रहे हैं, तो क्यों, क्योंकि किसी ने उसे लिखित तौर पे रखा था। याद रखना, एक शब्द जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो है लिपि, वहां था ध्वनि। तो ध्वनि और लिपि, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे लिखित भाषा भी अगर पूछा जाए ना, तो आप लिखित भाषा तो लिखना ही लिखना, पर इसकी तुलना करते जाना किससे, मौखिक भाषा से। तो आपके पास लिखने के लिए पर्याप्त सामग्री रहेगी और आपको परेशान नहीं होना होगा। तो ये सबसे पहले लिपि आधारित होती है। जैसे हिंदी को देखो, आप देवनागरी लिपि में लिखते हो। फिर जस्ट उसका उल्टा है, जैसे वो बहुत लचीली होती है, उसमें ज्यादा व्याकरण के नियम नहीं होते, इसमें व्याकरण के नियम बहुत ध्यान देने पड़ते हैं। वो परमानेंट नहीं होती, तात्कालिक होती है, ये स्थायित्व रखती है। उस भाषा में संदर्भगत होता है, इसमें संदर्भ नहीं होता, इसको लिखते ही समय सब इसमें स्पष्ट लिखना पड़ता है। और ये मानकीकरण होता है। इसका महत्व क्या है, ज्ञान के संरक्षण का माध्यम होता है, सभ्यता और संस्कृति के विकास का आधार होता है। अगर आज आप भारतीय सभ्यता को समझ रहे हैं तो कहाँ से समझ रहे हैं, किताबों से, ग्रंथों से, और ग्रंथ क्या है, लिखित भाषा ही तो है। तो इस तरह से इस चीज को आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको मैंने पूरा का पूरा एक ग्राफ बना दिया है, उसी को लिखना है जो ऊपर बताया है, और इस तरह से चीजें चली गई। वो भाषा के भेद थे, ये भाषा के प्रकार हैं। भाषा कई तरीके की हो सकती है, जैसे अर्जन करने के आधार पे, जिस भाषा को आप पैदा होते ही सीखते हो उसको मातृभाषा कहते हैं। फिर विदेशी भाषा जिसको आप बाद में सीखते हो उसको विदेशी भाषा कहते हैं।
फंक्शन के आधार पे भाषा का फंक्शन, जो भाषा ऑफिस में यूज होती है, सरकारी कामकाज में यूज होती है, जिसकी कानूनी मान्यता होती है, जिसको आप प्रशासन में यूज करते हो, उसको आप राजभाषा कहते हो। जिसको आप देशभक्ति के संदर्भ में उपयोग करते हो, जिस भाषा के साथ को आपको राष्ट्र की भावना जुड़ती है, जिस भाषा को आप भारत का संदर्भ मानते हो, उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। और जो भाषा हम आपस में बात के लिए चीज के लिए करते हैं, उसको हम संपर्क भाषा कहते हैं। फिर भाषा का प्रयोग के आधार पर बता दिया, प्रशासन के संबंध में यूज होने वाली भाषा राजभाषा, ठीक। जिस भाषा को हम सामान्य बोलचाल पे यूज करते हैं, लोक भाषा के तौर पे, जैसे आप यूज करते होगे भोजपुरी, आप यूज करते होगे खड़ी बोली, आप यूज करते होगे अवधी, ये क्या है, संपर्क की भाषा, लोक भाषा है, जो हर 4 कदम पे बदल जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, संचार संबंधित भाषा। जिस भाषा का प्रयोग पूरे भारत के लोग भारतीय होने के नाते करते हैं, कि जब भी भारत की बात आएगी तो फिर क्या होगा, शुद्ध हिंदी भाषा की बात होगी, तो उसे आप राष्ट्रभाषा कहते हो। जिससे आपको राष्ट्रीयता का बोध हो, उसको आप राष्ट्रभाषा कहते हो। चलते हैं अब संरचनात्मक आधार पे, संरचना के आधार पे समझने की कोशिश करते हैं। तो एक होता है सिंथेटिक, जैसे अधिक रूपांतरण, जैसे संस्कृत। दूसरा होता है विश्लेषणात्मक भाषा, कम रूपांतरण, जैसे अंग्रेजी। बस इतना याद रखने ला, 2 तरह की भाषाएं होती हैं। एक होती है संश्लिष्ट भाषा, जैसे संस्कृत, संश्लिष्ट से संस्कृत, और विश्लेषणात्मक से अंग्रेजी। क्लियर, इसको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। भूगोल के आधार पे भी भाषाएं अलग अलग होती हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में बोलने वाली अलग भाषा, ठीक, अवध में बोली जाने वाली अलग भाषा, साउथ में बोली जाने वाली अलग भाषा। तो इस तरह से आपको पेज अगर भरना हो तो आप लिख सकते हो। अगर भाषा से संबंधित चीजें आ जाएं और आपको मैक्सिमम नंबर पाना हो, तो भाषा के भेद, भाषा के प्रकार, आप कई चीजें लिख सकते हो। अब आता भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार के बाद भाषा के तत्व। भाषा में होता क्या है, जैसे हम आप बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या है, भाषा है, पर इस भाषा किस चीज से मिलके बनी है। जैसे कोई कपड़ा है मान लो, तो कपड़ा किससे मिलके बना होता है, जैसे कपड़ा धागे से, है ना, फिर उसमें कॉटन, उसमें मशीन लगती है। तो जिस चीज से कपड़ा मिलके बनता है उसे कपड़े के तत्व कहते हैं। तो फिर भाषा किससे मिलके बनी होती है, उसे भाषा के तत्व कहते हैं। जैसे मान लो कहा जाए सब्जी, तो सब्जी जिस चीज से मिली है उसे सब्जी के तत्व कहेंगे। तेल मसाला सब सब्जी के तत्व है। अग्नि, आग के बिना नहीं बन पाएगा, फिर कारीगर के बिना नहीं बन पाएगा। तो वैसे ही भाषा किससे मिलके बनी होती है, तो सबसे पहले भाषा में क्या होता है, ध्वनि तंत्र। भाषा का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है ध्वनि। याद रखना, ध्वनि। आपको पता है कि भाषा के जनक के तौर पे भगवान शिव को माना जाता है। क्यों, शिव के डमरू को। आपको पता होगा कि आयु ड्रिलक है होंगे वो 6 बरट लड़ियम गर्दम झपे गर्दस जब गर्दस कब चढ़े चढ़ता हो कब पैसा सरहल। ये 14 माहेश्वर सूत्र थे जो उनके डमरू से ध्वनि के रूप में निकले थे, और ध्वनि को ही भाषा का आधार माना जाता है। बिना ध्वनि के भाषा कुछ है ही नहीं। हम आपसे बात कर रहे हैं तो वास्तव में ध्वनि ही संप्रेषित कर रहे हैं। ध्वनि को जब व्यवस्थित तरीके से किया जाता है तो उसको भाषा बोलते हैं। याद रखना, भाषा एक प्रकार की ध्वनि है। अगर मान लो हम ही यू करने लगे तो ये शोर है तो ध्वनि, पर ये व्यवस्थित नहीं है। लेकिन जब ध्वनि को व्यवस्थित तरीके से करते हो तो वो भाषा बनती है। तो सबसे पहली चीज होती है ध्वनि। फिर ध्वनि के बाद क्या होता है, उसका व्यवस्थित रूप, शब्दों की संरचना। ठीक है, जैसे अब मान लो कि एक है ध्वनि यो, एक है ध्वनि गा, फिर सब ध्वनि को आपस में मिला दिया तो बन गया योगेश। जैसे मान लो एक ध्वनि है का, एक ध्वनि है माँ, एक ध्वनि है ला, और इनको मिला दिया तो कमल। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ध्वनि, फिर ध्वनि को जब आपस में मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, रूप तंत्र। रूप बनाते हैं, रूप है ना, रूप मतलब ध्वनि को व्यवस्थित करते हैं। फिर वो शब्द जब बन जाएंगे तो फिर कमल का फूल, कई सारे रूप आपस में मिलके तो वाक्य बनता है। फिर वाक्य से अर्थ नहीं आता, मतलब कई बार तो ऐसा होता है वाक्य को जब आप पूरा बोलते हो तब उसमें एक अर्थ भी आता है। ठीक है, और फिर उसके साथ उसमें संदर्भ भी जुड़ता है। ठीक है, समझ में आ रही बात, संदर्भ भी जुड़ता है। जैसे प्लीज, अब जैसे मान लो यही है, प्लीज आ जाऊं क्या अंदर, तो अब देखो कि प्लीज आ जाऊं अंदर, तो ये तो यहां तक हो गया, अर्थ तक। लेकिन उसका प्रयोग कहाँ कर रहे हो, कोई टीचर बोल रहा है, कोई स्टूडेंट बोल रहा है, लेट आने पे बोल रहा है, जल्दी आने पे बोल रहा है, तो उसका जैसा भी संदर्भ होगा वैसे ही अर्थ निकलेगा। तो याद रखना कि भाषा में ये 5 चीजें एक साथ होती हैं। सबसे पहला ध्वनि, ध्वनि के बाद रूप, रूप के बाद वाक्य, वाक्य के बाद प्रयोग,
अर्थ, अर्थ के बाद प्रयोग, ठीक है। तो 5 चीजों को हमेशा ध्यान रखना। भाषा की विशेषताएं पहले बता दिया था मैंने कि भाषा मानवीय होती है, भाषा प्रतीकात्मक होती है, भाषा सृजनात्मक होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा सामाजिक और सांस्कृतिक होती है। इसके अंदर आप लिख भी सकते हो मानवीय क्यों होती है, क्योंकि मानव के द्वारा सृजित होती है। भाषा का संबंध केवल मानव के संदर्भ में है और संदर्भों में भाषा का प्रयोग नहीं माना जाता, इसलिए मानवीय। प्रतीकात्मक मैंने आपको बताया कि भाषा में हम प्रतीक का यूज करते हैं, जैसे आम, आम एक प्रतीक है, आम के द्वारा हम एक फल को बताते हैं, ठीक। अंगूर अगर बोलते तो अंगूर एक प्रतीक है, अंगूर को हम एक फल के तौर पर बताते हैं। अगर हम आपसे बोले अंगूर तो आपका दिमाग एक फल की तरफ चला जाएगा, एक इमेज बन रही है ना आपकी, तो वो प्रतीकात्मक है। ऐसा नहीं कि अंगूर शब्द को अगर हम चाहते तो किसी और से भी जोड़ सकते थे। समझ में आई बात कि नहीं आई? अंगूर को अगर हम चाहें आज से कह दें कि आज से इसको अंगूर कहेंगे, अब पूरा दुनिया कहने लगे तब। जैसे प्रयागराज और इलाहाबाद, आप देखो ना कि अब धीरे धीरे प्रयागराज आने वाले 50-100 साल में उसको लोग प्रयागराज कहेंगे। उस जगह का नाम नहीं था कुछ, उस जगह को आप एक प्रतीक के तौर पर देते हो ना, तो प्रतीकात्मक होती है। सृजनात्मक होती है क्योंकि नए नए शब्द बनते हैं, नए नए मतलब बनते हैं। वही परिवर्तनशील भी होती है, जैसे मैंने आपको प्रयागराज और इलाहाबाद वाली बात बताई, शब्द बदल जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं। जैसे डकैत शब्द है, डकैत शब्द का मतलब आज आपको सब मतलब अजीब आपको लग रहा है, एक समय उसका कुछ और मतलब होता था, ठीक है। डाकू का मतलब पहले कुछ और होता था, आज कुछ और होता है। शब्दों के बहुत सारे मतलब बदल गए। पहले किसी शब्द का मतलब अच्छा माना जाता था, आज की डेट में उसको खराब माना जाने लगा। शब्द के मतलब धीरे धीरे बदलते जाते हैं, ठीक है। जैसे शब्द के मतलब भी बदलते हैं, शब्द का स्वरूप भी बदलता है। जैसे चतुर्वेदी पहले बोलते थे, अब उसे चौबे बोलते हैं, द्विवेदी को दुबे बोलते हैं। तो भाषा जो है वो कैसे है, शब्दों का स्वरूप भी बदलता है, शब्दों का अर्थ भी बदलता है। तो भाषा हमेशा बदलती चली जा रही है, ठीक है। आप देखो जो सेल और विल का प्रयोग है इंग्लिश में, वो भी धीरे धीरे बदल रहा है, तो इंग्लिश में भी बदल रहा है, सब जगह बदल रहा है, ठीक। तो भाषा को हमेशा याद रखना, जब भी शब्द आए भाषा, तो भाषा को समाज के साथ जरूर जोड़ना कि जैसा समाज होगी वैसी भाषा होगी। तो इसका मतलब भाषा एक सामाजिक संरचना है, जैसी संस्कृति होगी वैसे ही भाषा होगी। भाषा एक सांस्कृतिक संरचना है, भाषा एक मनोवैज्ञानिक संरचना है। भाषा के बारे में हमने बहुत अच्छे से चीजें पढ़ ली, अब कुछ भी आएगा तो आप लिख के चले आओगे, ठीक है। चलो, अब एक होती है सामान्य भाषा, एक होती है काव्य भाषा, ये भी आपके पेपर में आता है। तो सामान्य भाषा किसे कहते हैं? सामान्य भाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग दैनिक जीवन में सूचना के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। जैसे मैं कहूं ये पेन काला है, कल हमारा पेपर है, पेपर अच्छे से देने जाना, कल इतने सवाल आए, परसों दूसरे चीज का पेपर है। तो हम और आप जो बात कर रहे हैं, योगेश पानी पी रहे हैं, तो ये देखो जो भी हम आपस में बात कर रहे हैं वो वास्तव में विचारों का आदान प्रदान, सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं। मैं आपको कोई सूचना ही तो बता रहा हूं। जैसे सपोज करो ये पेन काला है, ये एक सूचना है, मैंने आपको बताई। तो सामान्य भाषा में बेसिकली सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। आप देखो सामान्यतः आप क्या करते हो, दिन भर सूचना का ही तो आदान प्रदान करते हो। जो चुगली भी होती है, जिसको सामान्य भाषा में समझो आप, तो चुगली क्या है? सूचना का आदान प्रदान, आप किसी की सूचना किसी को देते हो, तो वही चीज है। अब इसके प्रमुख अर्थ क्या है, देखो इसमें क्या क्या खासियत है। सबसे पहला अभिधात्मक, मतलब भाषा जो होती है वो अभिधा, अभिधा का मतलब क्या होता है? जैसा शब्द वैसा ही उसका मतलब, एक शब्द के दो मतलब नहीं निकलते। मतलब इसमें आप जो शब्द बोलोगे उसका एक ही मतलब निकलेगा, उसका सीधा मतलब होगा जो डिक्शनरी में लिखा होगा। जैसे भाषा के दो मतलब होते हैं। जैसे मान लो कहा जाए कि योगेश पत्थर हो गया है, सपोज करो योगेश पत्थर हो गया है। तो अब अगर आप पत्थर का सीधा मतलब निकालेंगे तो शायद वास्तव में मैं पत्थर हो जाऊं, मतलब मेरे अंदर जान ना बचे और ठोस बिल्कुल हो जाऊं, ये भी हो सकता है। लेकिन वास्तव में इसका मतलब ये नहीं है। आपने पत्थर का मतलब निकाला मजबूत, तो अगर आपने पत्थर से शब्द निकाल लिया मजबूत, तो ये तो फिर बहुत घुमा फिरा के निकाला ना, ये अभिधा नहीं है। जब किसी शब्द का सीधा मतलब निकाला जाए, घुमा फिरा के नहीं, सीधा मतलब जो डिक्शनरी में लिखा होता है वो मतलब निकाला जाए। देखो इसके लिखा होगा शब्द कोशी, ठीक है। जैसे वो कमल का फूल, कमल मतलब एक फूल, लेकिन अगर कमल का मतलब पवित्रता, कमल का मतलब जो कीचड़ में रह के भी गंदा ना हो, ऐसे मतलब निकालने लगे तो उसे अभिधा नहीं कहते। तो सामान्य भाषा में
याद रखना हमेशा अभिधा रहता है, बहुत सीधा मतलब निकाला जाता है। जो शब्द प्रयोग होते हैं सामान्य भाषा के, जो शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, अभिधाजनक होते हैं, उनमें ज्यादा सीधा मतलब रहता है, घुमा फिरा के बात नहीं की जाती। फिर सामान्य भाषा बहुत संक्षिप्त होती है, हर चीज को बहुत कम शब्दों में कहने की कोशिश की जाती है। जैसे बाकी देखो आप, अब जैसे आप प्रयागराज में देखो, प्रयागराज में ना सामान्य भाषा का कम प्रयोग करते हैं, काव्य भाषा का ज्यादा करते हैं। ठीक है, अरे धूप मानो तो ऐसे चमचमा रही थी, जैसे जैसे लग रहा है तलवारें लड़ रही हूँ, ऐसे मतलब बोला जाएगा, ऐसी भाषा बनाई जाएगी, एक बात को कहने के लिए 10 शब्द 20 शब्द और 20 तरह के लोक उक्ति और 20 तरह के कथन बता दिए जाएंगे, और बाद में मतलब निकलेगा केवल इतना सा। तो सामान्य भाषा में कम ही बोला जाता है, हर बात को सीधा बोला जाता है बस। जैसे खाना अच्छा है तो अच्छा है, पानी ठंडा है तो ठंडा है, ऐसे नहीं पानी मान लो इतना शीतल है जितना हिमालय की बर्फ, ऐसी सब बातें नहीं होती। ठीक है, तो सामान्य भाषा बहुत संक्षिप्त होती है और सामान्य भाषा में नियमों का पालन किया जाता है, क्योंकि भाई हमें पता है ना सामान्य भाषा का क्या मतलब होता है, किसी दूसरे को बोलो समझ में आ जाए। तो कब समझ में आ जाएगी, जब वो नियम के तहत होगी। आप उसको अपने हिसाब से बोलेंगे तो दूसरा कैसे समझ पाएगा। तो याद रखना सामान्य भाषा बहुत वस्तुनिष्ठ होती है और नियमों पर आधारित होती है, और इसमें अस्पष्टता का बहुत अभाव रहता है। वहीं चलते हैं हम दूसरी तरफ काव्य भाषा। तो काव्य भाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग आप भाव, सौंदर्य, अनुभूति और कल्पना को व्यक्त करने में किया जाता है। कि जैसे मान लो आज मैं इतना आनंदित हूँ, जैसे हिमालय की है ना ऊर्जा के समान, या मान लो आज मेरे अंदर इतनी खुशी है, जैसे मान लो शहर सागर में लहरें उत्पन्न हो रही। तो ये सब भाव उत्पन्न कर रहे हैं। भाव उत्पन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाए, जिस भाषा का प्रयोग सौंदर्य, अरे तुम इतने खूबसूरत हो, जैसे मान लो उगता हुआ सूरज, चांद, ऐसी बातें जब की जाए, किसी का सौंदर्य बताने को, किसी का भाव बताने को, कि वो इतना क्रोधित था जैसे मान लो ज्वालामुखी, अरे आपको फिर, तो जब भाषा में भाव हाव भाव बताने के लिए किया जाए, जब सौंदर्य बताने के लिए किया जाए, जब अनुभव बताने के लिए जाए, एक्सपीरियंस बताने के लिए, अरे उसको देखा तो मेरी जमीन ही निकल गई मेरे पैरों के नीचे से, एक्सपीरियंस, या उसको देखा तो बिल्कुल जैसे लगने लगा कि मतलब हजारों सालों से, ऐसे कुछ बताओगे ना जब आप, तो उसका प्रयोग जब आप करोगे अनुभूति बताने के लिए, भाव बताने के लिए, कल्पना को बताने के लिए, तो काव्य भाषा है। तो याद रखना सामान्य भाषा में आप सूचना बताते हो, सामान्य भाषा में आप फैक्ट बताते हो, लेकिन काव्य भाषा में आप क्या बताते हो, इमोशंस, इमेजिनेशन, कल्पनाएं, हाव भाव, एक्सपीरियंस। ये शब्द याद रखना, यही शब्द मेन है, जो आप लिख के आओगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, वहां पर अभिधा प्रयोग करते हैं, याद रखना सामान्य भाषा में अभिधा मतलब सीधा अर्थ, जो शब्दकोश में डिक्शनरी में लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर आप जो यूज करते हो शब्द वो व्यंजना होते हैं। जैसे कमल वहां बोलोगे ना अगर कि, तो उसका मतलब फूल निकलेगा, लेकिन अगर काव्य भाषा में कमल बोलोगे तो कमल का मतलब पवित्रता हो जाएगा। तो मतलब सामान्य भाषा में शब्द का सीधा मतलब होता है, लेकिन काव्य भाषा में शब्द का जो मतलब होता है वो व्यंजना होता है। व्यंजना का मतलब उसका शाब्दिक मतलब ना होके उसका सांकेतिक मतलब, ठीक, उसका शाब्दिक मतलब ना होके उसका सांकेतिक मतलब। ठीक, फिर प्रमुखीकरण, भाषा को इस प्रकार से प्रयोग करना कि वह विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करे। मतलब जो काव्य भाषा है उसमें भाषा को हम ऐसे प्रयोग करते हैं कि आपका ध्यान जरूर आए। मतलब अरे वो इतना क्रोधित था जैसे ज्वालामुखी, अब यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए कर रहा हूँ, जैसे मैं कहो ठीक है, लेकिन अगर सामान्य भाषा में बोलता वो बहुत क्रोधित था, बस ऐसे बोल देता। लेकिन काव्य भाषा में किसी दूसरे को भाषा के प्रति आकर्षित किया जाता है। ठीक है, फिर इसमें विचलन होता है। विचलन मतलब सामान्य भाषा में बहुत ज्यादा नियमों का ध्यान देते हैं, लेकिन काव्य भाषा में बहुत ज्यादा नियमों का ध्यान नहीं देते। इसमें बड़ी आजादी होती है, आप अपने बातों को किसी भी तरह से कह सकते हो, बस आपका काम होना चाहिए लोगों को अपनी बात पहुंचाना और प्रभावित करना। तो ये सारी भाषा याद रखना। काव्य भाषा के प्रमुख गुण क्या हैं? सामान्य भाषा में तो ठीक है आपने कह दिया, जैसे सामान्य भाषा में किसी को बोलना वह अच्छा लग रहा है, लेकिन काव्य भाषा में बोलेंगे तो आपको अलंकार यूज करना पड़ेगा, लय यूज करनी पड़ेगी और आपको भावनात्मक चीजें यूज करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो काव्य भाषा है उसमें अलंकार प्रयोग होते हैं, भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने वाले साधन, जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। याद रखना काव्य भाषा
और सामान्य भाषा में अंतर यही होता है कि काव्य भाषा में अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार क्या करते हैं? अलंकार भाषा को सुंदर बनाते हैं, उसका सौंदर्यीकरण करते हैं, भाषा को आकर्षण के केंद्र बनाते हैं, भाषा को लचीला बनाते हैं। फिर याद रखना, काव्य भाषा में लय होती है, मतलब गा की बातें बोली जाती हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। शब्द और ध्वनि का जो नियमित प्रयोग होता है, नियमाधार, उससे भी परे हो जाता है। जैसे अरे, मतलब किसी चीज को बोल रहे हैं तो इतना लंबा बोल रहे हैं, काव्य भाषा ही है, ठीक है। फिर उसमें भावनात्मकता होती है। काव्य भाषा में हमेशा आप देखोगे बहुत इमोशंस होते हैं। जैसे आप देखोगे कोई कवि है, अगर वो कुछ कह रहा होगा, जब क्रोध कह रहा होगा तो क्रोधित हो जाएगा, जब वो हास्य रस कह रहा होगा तो हास्य रस में आ जाएगा, इस तरह से। और प्रतीकात्मक प्रयोग बहुत होता है काव्य भाषा में। प्रतीकात्मक का मतलब, जैसे मैं बार बार नहीं बता रहा कि उसका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रतीक के द्वारा से बता रहा हूँ, ज्वालामुखी के माध्यम से गुस्सा बता रहा हूँ। जैसे वो चांद की तरह सुंदर है, तो चांद की तरह मैं उसका प्रतीक बता रहा हूँ। तो याद रखना, काव्य भाषा में प्रतीकात्मक शब्द बहुत होते हैं। फिर बात करते हैं बिंब का, है ना। जैसे काव्य भाषा में एक प्रतिबिंब बनाने की बड़ी कोशिश की जा सकती है। जैसे मान लो मैं तुमसे कहूं कि वो इतना बड़ा था जैसे हिमालय, अब आपके मन में एक बिंब बन रहा होगा, हिमालय, तो ये होता है। तो काव्य भाषा में बिंब बनाए जाते हैं, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे आपके चेहरे में एक, आपके माइंड में एक इमेज बने। जैसे इतना सुंदर था पानी, इतना साफ था जैसे नीला आकाश। अब आप देखो पानी को अलग से देखने लगोगे, ठीक। जैसे उसका कलर, जैसे इतना पीला था जैसे मान लो सोने का कलर। अब आपके दिमाग में एक चित्र बन गया। तो ये बहुत बिंब आधारित भाषा होती है। फिर मैंने आपको बताया व्यंजना ही होती है। व्यंजना मतलब जब एक शब्द का जो मतलब निकल रहा है उससे आप बहुत उल्टा सीधा या घुमा फिरा के कोई मतलब निकालो, उसका प्रतीकात्मक मतलब निकालो, सांकेतिक मतलब निकालो। जैसे कमल का मतलब फूल ना निकाल के सुंदरता, ठीक, वहां पर होता है। फिर सामान्य भाषा में और काव्य भाषा में मैंने बहुत स्पष्ट तुलना कर दी। सामान्य भाषा सूचना देती है, जबकि काव्य भाषा भाव और सौंदर्य बताती है। काव्य भाषा में सूचना नहीं देंगे, जैसे पानी 4 डिग्री है, ये सामान्य भाषा है, ठीक। लेकिन काव्य भाषा में इसको कहते तो बहुत लंबा शब्द बोलते हैं और कई तरह की इसमें प्रतिबिंब, कई तरह की व्यंजना, कई तरह का यूज करते हैं, ठीक। तो ये सब चीजें आप समझ लीजिएगा, ठीक है। याद रखना, काव्य भाषा में क्या कहा गया है से अधिक महत्वपूर्ण है कैसे कहा गया है। सामान्य भाषा में तो आपको केवल क्या कहा गया है ये फोकस होता है कि हाँ बताओ क्या है, लेकिन काव्य भाषा में ये कि कैसे कहा गया, आप कितना, मतलब कितना उसको व्यवस्थित तरीके से, कितना उसको आकर्षण का केंद्र बना के कहते हो। जैसे पानी ठंडा, जैसे कोई सुंदर है, आपको ये कहना है तो सामान्य भाषा में तो वो सुंदर है, ये हो गया। लेकिन काव्य भाषा में पता चला वो सुंदर है, चांद की तरह सुंदर है, इसकी तरह सुंदर है, ये है वो है, 10 तरह की बात करो, है ना। जैसे कालिदास सुंदरता अगर व्याख्या करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे। तो सामान्य भाषा सूचना का आदान प्रदान, लेकिन काव्य भाषा में किसी भाव को, किसी कल्पना को आप कैसे कह रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ठीक। अभिधा, ये शब्द याद रखना, सीधा अर्थ, व्यंजना, प्रमुखीकरण मतलब भाषा के तौर, ये काव्य भाषा में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। विचलन मतलब नियमों से इधर उधर, काव्य भाषा में विचलन होता है, सामान्य भाषा में विचलन नहीं होता। सामान्य भाषा में नियमों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन काव्य भाषा में आप नियमों से विचलित भी हो सकते हो। सामान्य भाषा में प्रतीक और बिंब का प्रयोग नहीं होता, सामान्य भाषा में जो है उसको वैसा ही कहना पड़ता है, लेकिन काव्य भाषा में आप प्रतीक का यूज करते हो, जैसे वो ज्वालामुखी की तरह गुस्सा था, या बिंब का प्रयोग करते हो कि जैसे उसका मतलब हिमालय की तरह ऊंचा था, ऐसी बात कर सकते हो, ठीक। चलो आगे चलते हैं। आधुनिक साहित्य में काव्य भाषा ने पारंपरिक बंधनों से मुक्त होकर एक नवीन, सृजनात्मक और प्रयोगशाली स्वरूप ग्रहण किया। इससे भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बल्कि अर्थ निर्माण का सशक्त साधन बन जाती है। आधुनिक काव्य भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं विचलन, वक्रता, बिंब और प्रतीक। देखो जो काव्य भाषा है, जो हमने सामान्य भाषा पढ़ी, फिर हमने काव्य भाषा पढ़ी, लेकिन काव्य भाषा आज की डेट में बहुत ज्यादा प्रयोगशाली हो चुकी है। प्रयोगशाली का मतलब है जब उसमें आप नए नए नियम प्रयोग करते हो। मतलब पहले जो भाषा थी वो बहुत ज्यादा प्रयोगशाली नहीं थी, वो एक पारंपरिक तरीके से प्रयोग होती थी। लेकिन आज की डेट में जो नए नए कवि आ रहे हैं वो भाषा में इतने प्रयोग करते हैं और भाषा के माध्यम से बहुत कुछ जाहिर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप देखो कि भाषा बहुत सृजनात्मक और प्रयोगशाली हो चुकी है और अब वो अर्थ निर्माण कर रही है, मतलब नए तरीके के। जैसे सबसे पहले बात करते हैं विचलन की, मतलब जो
काव्य भाषा है उसमें कुछ चीजें आ गई हैं, उसके कारण वो और प्रयोगशाली हो गई है और बेहतर हो गई। जैसे विचलन और वक्रता। विचलन क्या है? सामान्य या प्रचलित भाषा के नियम से हटकर किया गया प्रयोग विचलन कहलाता है। जैसे मान लो भाषा का प्रयोग है, आप सामान्यतः जो करते थे, जैसे भाषा का जो प्रयोग, जैसे आप सामान्यतः जो व्याकरण के नियम यूज करते थे, आप उससे अलग कुछ अब करने लगो। शब्दों का प्रयोग अलग शब्द में कर दो, अलग मायने में कर दो। पहले किसी शब्द का प्रयोग आप कहीं करते थे, लेकिन अब उसका कहीं कर दो, उसका अर्थ बदल दो, उसका स्वरूप बदल दो, उसके नियम बदल दो। तो ऐसी चीजों को विचलन कहते हैं। आप ही कहो ना कि जब तुम मान लो रोज सुबह उठते थे 5 बजे, अब तुम 9 बजे उठ रहे हो, तो घर वाले क्या कहेंगे? विचलित हो गए हो। तो विचलन का मतलब क्या होता है? सामान्य नियम से अलग कुछ करना। जैसे मान लो आप सभी लोग, ठीक है, राइट हैंड से लिखते थे, अब मान लो कुछ लोग उसमें लेफ्ट हैंड से लिखने लगे, तो कहा जाएगा कि देखो ये विचलन है। विचलन मतलब जो पारंपरिक तरीका था उससे हट के कुछ कर रहे हो। हाँ, लेकिन याद रखना इसका ये मतलब नहीं कि खराब होगा चीजें, शायद और बेहतर हो जाए। तो विचलन हमेशा क्या होता है? भाषा के सामान्य नियमों से हटकर कुछ नया करना। इससे क्या फायदा होगा? सब तो पहले नवीनता आएगी, कुछ नया होगा। मान लो अगर लेफ्ट हैंड से लिखने में स्पीड तेज होती हो, सुधार होता हो राइटिंग में, तो अच्छा है, ठीक है। फिर सौंदर्य पैदा होगा, पाठक का ध्यान आकर्षित करेगा। जब कुछ नई चीज होगी तो पाठक को पढ़ने का भी मन करेगा। जैसे आप इसमें देखोगे कि बहुत, जैसे मान लो राइटर है कोई, ठीक है, जैसे अगर आप एक किताब पढ़ो कि एक खिड़की दीवार पे रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल जी की ये किताब है, सामान्यतः इससे बिल्कुल अलग है। कई मामलों में इसमें विचलन आपको दिखाई देगा और बड़ा उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष आपको ऊपर दिखाई देगा। तो क्या होगा? पाठक का ध्यान आकर्षित किया, सौंदर्यता बड़ी, भाषा में नवीनता आई, इस तरह। अब जैसे मान लीजिए लिखा है, हेलो, जैसे मान लो लिखा है कि वह पत्थर रो रहा था, या अब लगेगा पत्थर कैसे रो सकता है? सामान्यतः तो नियम था कि वही रोगा जिसके अंदर जीवन है, पर पत्थर रो रहा था तो मतलब वो, जैसे मान लो राम के जाने पे अयोध्या का पत्थर भी रो रहा था। अब आप कहोगे ये क्या है भाई? नॉर्मल तो मनुष्य रोते थे ना, जानवर रो देते होंगे, लेकिन पत्थर कैसे रो सकता है? पर यहाँ कवि बताना चाह रहा है कि कितना दुखदाई माहौल था, ये दिखाना चाह रहा है। तो कवि ने अपने भाव को व्यक्त करने के लिए भाषा के सामान्य नियम से विचलन कर दिया, और आप देखो उसको लोग पढ़ेंगे और बहुत पसंद करेंगे। समझ में आ गई बात? अब वक्रता की बात करते हैं। वक्रता का मतलब है सीधे ना कह के किसी बात को घुमा फिरा के कहना, अप्रत्यक्ष तरीके से कहना, कलात्मक तरीके से कहना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बात को बहुत घुमा फिरा के कहते हैं, खासकर कवि टाइप के जो लोग होते हैं, ठीक। अब इसका उद्देश्य क्या है? अर्थ में गहराई उत्पन्न करना, अभिव्यक्ति को और कलात्मक और सौंदर्यात्मक और नवाचारी बनाना। मतलब जिस बात को आप हमेशा कहते थे उसको नए तरीके से कहो, बड़ा घुमा फिरा के कहो, तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे तुम्हारी आंखों में समंदर बसता है। अब इसका कहने का मतलब क्या है? ये कुछ और कहना चाह रहा है। जैसे तुम्हारी आंखों में समंदर बसता है, मैंने ये बहुत सिंपल से एग्जांपल रखे हैं ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए। अब यहाँ गहराई को सीधे ना कह के वक्र रूप से व्यक्त किया गया। गहराई का मतलब मान लो सपोज करो मैच्योरिटी या सुंदरता, या कहा जाए कि तुम समंदर की तरह गहरे हो। अब ये भी तो कहा जा सकता था कि तुम बहुत मैच्योर हो, तुम बहुत परिपक्व हो, लेकिन उसको क्या कहा? परिपक्वता को समंदर की तरह गहराई के तौर पे कहा गया। तो ये क्या कहा? घुमा के कहना, लेकिन मतलब समझ में आ रहा है? तो ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। फिर मैंने बिंब वाली बात बताई कि बिंब क्या मतलब क्या होता है कि जब लेखक कुछ आपके मन में चित्र बनाना चाहे तो ऐसी भाषा का प्रयोग करना जिससे आपके दिमाग में कोई चित्र बने, ठीक। तो बेसिकली चित्रात्मक होता है। भाषा की जैसे इंद्रिय अनुभूति होती है और कल्पनाशीलता को बढ़ावा मिलता है। जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊं कि उसकी आंखें मान लो मछली की तरह थी। अब उसकी आंखें मछली की तरह अगर मैंने बोला, तो आप देखो कि अगर मैं बोलता कि उसकी आंखें सुंदर थी तो आप कुछ इमेजिन नहीं कर पाते, आपके कुछ दिमाग में चित्र नहीं बनता। लेकिन मैंने अगर बोला कि उसकी आंखें मछली की तरह थी, तो अब आप देखो, अब आप इमेजिन कर पा रहे हो कि हाँ ऐसी होगी आंखें। तो जब आप भाषा के द्वारा चित्रात्मक अनुभव कराने की कोशिश करें, इंद्रिय अनुभूति कराने की कोशिश करें, अब देखो उसको महसूस होगा, उसकी आंखें उसको महसूस होने लगी, फिर कल्पनाशीलता को बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं बिंब से जुड़ा, ठीक है।
तो यहाँ बात समझ में आ गई कि लेखक अपनी भाषा को जब जीवंत बनाना चाहता है, क्योंकि उसे पता है ना कि जब लेखक लिख रहा है और जब पढ़ेगा कोई, तो पढ़ते समय तब और अच्छा लगेगा जब वो पढ़ते पढ़ते उसको महसूस करने लगे, उसको अपनी आंखों के सामने देखने लगे। तो जो अच्छा लेखक होता है, जो अच्छा लेखक होता है, वो लिखते लिखते बिंब जैसी चीजों का प्रयोग करता है, ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जो आपको महसूस हो। जैसे मान लो अगर कहा जाए कि वो, उसका हाथ मान लो कोमल था रुई के समान, मतलब ऐसी कुछ चीजें, मतलब मुझे तो एग्जैक्ट भाषा, या कहिए मैं भाषा का कोई टीचर नहीं हूं, तो सपोज कर अब आपको जैसे रुई होगा ना तो लगेगा हाँ सॉफ्ट है, ठीक है। या मान लो पापा का थप्पड़ ऐसे लगा जैसे किसी ने पत्थर मारा हो। मैं व्यवहारिक ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल दे सकता हूं जो मेरा अनुभव रहा। तो जब पापा का थप्पड़ पत्थर की तरह, तो अब आपको महसूस हो रहा होगा ना। तो अगर मैंने इसको पत्थर की तरह एक बिंब, एक आपको इंद्रिय अनुभूति करा दी, आपको अब खुद महसूस हो गया होगा। जितने भी मान लो लड़के अभी मुझसे पढ़ रहे हैं, मैंने कहा कि पापा का थप्पड़ ऐसे था जैसे पत्थर में सल लग गया हो, अब आपको महसूस होगा। ऐसे ही चीजें, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रतीक। प्रतीक मतलब हर चीज को आप क्या करोगे, किसी चित्र या किसी शब्द के द्वारा समझाने की कोशिश करते हो। जैसे मान लो कमल शब्द लिख दिया किसी के लिए, तो कमल शब्द अगर आपने किसी के लिए लिखा, जैसे मान लो वो इंसान कमल की तरह है, तो यहां मैंने प्रतीक यूज किया उसको समझाने के लिए, मतलब इंसान को समझाने के लिए। जब मैंने कमल शब्द प्रयोग किया तो मैंने बताना चाहा कि वो इंसान कितना पवित्र है, वो इंसान कितना संघर्ष में निकला तब भी बेहतरीन इंसान है। समझ में आ गई बात। तो कहने का मतलब प्रतीक वह है जिसमें एक वस्तु, शब्द या चित्र के माध्यम से, अब प्रतीक आप क्या हो सकता है, वस्तु बोल सकते हो, चित्र बोल सकते हो, या शब्द बोल सकते हो, ठीक है। किसी भी एक शब्द, चित्र या वस्तु के माध्यम से आप किसी अन्य अर्थ को जाहिर करो। जैसे मान लो कहा गया कि वह इंसान कमल की तरह है, वह इंसान कमल की तरह है, तो मैंने यहां पर एक कमल का प्रयोग करके, एक वस्तु का प्रयोग करके उस इंसान की व्याख्या की, है ना। कुछ ना है तो आप उदाहरण ही लिखते रहना। याद रखना जब प्रतीक का प्रयोग होता है, जैसे वह समंदर की तरह गहरा है, अब मैंने प्रतीक समंदर, समंदर के माध्यम से आपको किसी वस्तु के बारे में महसूस करा दिया, ठीक है। तो सब एक से ही लगभग लगभग इस तरह आप लिखना। विचलन, नियमों से इधर उधर चला जाना। वक्रता, घुमा फिरा के बात को कहना। बिंब का मतलब जब आपको इंद्रिय अनुभूति करा देना भाषा के द्वारा, या आपके दिमाग में चित्र बना देना। प्रतीक, जब किसी बात को गहरे तरीके से कहना। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। एग्जाम्पल लिख के आओगे नंबर अच्छा मिलेगा। आगे चलते हैं। याद रखना जो काव्य भाषा है ना, वो अपने आप को विचलन, वक्रता, बिंब और प्रतीक के माध्यम से बहुत नए नए तरीके से अपने आप को प्रयोगशाली और सृजनात्मक बना रही है, ठीक है। और कुछ भी लिख सकते हो, जैसे विचलन का मतलब क्या होता है, पुराने नियमों से आप भंग हो जाओ, नवीनता ला दो, ठीक है। प्रमुखीकरण कर दो, अर्थ की गहराई, ये सब वही चीज है, ठीक है। बिंब का मतलब मैंने बताया आपको, इंद्रिय बोध कराना, चित्र बना देना, जीवंतता ला देना, कल्पना शक्ति का विकास करना, ठीक है। प्रतीक, ये सब नोट्स में लिखे हैं, आप पढ़ लेना। आगे चलते हैं। ठीक है, अब आर्य भाषाएं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। तो देखो भाषाएं भारत में बहुत तरह की हैं, तमिल, तेलुगु, हिंदी, संस्कृत। अब हमें जब इनको पढ़ना होता है तो हम क्लासीफाई करते हैं, है ना। क्लासीफाई करने के लिए, पढ़ने के लिए, साइंटिफिक तरीके से किसी को भी पढ़ने के लिए वर्गीकरण सबसे पहला आधार होता है। तो हमने क्या किया, पूरी भारत की जो भाषाएं हैं उनको उनके मूल आधार से, जैसे सपोज करो इस क्लास में बच्चे बैठे हैं 100, जो बच्चे, अब हमें क्लासीफाई करना है क्योंकि हमें इन बच्चों के बारे में पढ़ना है, तो हम कहेंगे जो बच्चे उत्तर भारत से आए हैं उनको हम उत्तर भारत के बच्चे कह देंगे, जो पूर्वोत्तर भारत से आए हैं उनको पूर्वोत्तर भारत के कह देंगे। तो कहने का मतलब जो जहां से आया है, जिसका जो स्रोत है, उसके आधार पर उसका नामकरण कर सकते हैं। ऐसे ही जो भाषाएं, ठीक है, आर्य परिवार से संबंधित हैं। आर्य परिवार मतलब समझ रहे हो, आर्य तो आप जानते ही हो, सिंधु घाटी सभ्यता के समय से जो लोग आए उन्हें आर्य कहा जाता है, ठीक है। माना जाता है ऐसा कि भारत में आर्य, द्रविड़ और मंगोलॉइड 3 तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। जनजातियां हैं 3 तरह की, मतलब जनजातियां नहीं कहूंगा, सॉरी, है ना, 3 तरह की, ठीक है, तरह के लोग हैं, आर्य, द्रविड़ और मंगोलॉइड, है ना। नॉर्थ ईस्ट साइड मंगोलॉइड रहते हैं, आर्य रहते हैं उत्तर भारत में, और द्रविड़ रहते हैं
साउथ इंडिया में। इसको लेकर भी बहुत तरह के अभी तक विवाद चल रहे हैं। अब नई कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो अलग चीज़ है। कहा जाता है कि आर्य और द्रविड़ का जो ये बंटवारा हमने शुरू से पढ़ा है, ये रूल और डिवाइड एंड रूल करने का एक पार्ट था। अंग्रेजों ने इसको ज़्यादा प्रमोट किया ताकि भारत को 2 पार्ट में बांटा जा सके, और वास्तव में उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। लेकिन आपके विषय ये नहीं है। आपका विषय है, माना जाता है कुछ भाषाएं आर्य भाषाएं, कुछ भाषाएं द्रविड़ भाषाएं। आर्य भाषाएं बेसिकली जो भाषा नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुई, संस्कृत के बाद धीरे धीरे जो आगे संस्कृत से निकली, उनको आर्य भाषाओं के तौर पर रखा जाता। ठीक है, क्योंकि आर्य का संबंध यूरोप से माना जाता है, वो भाषा यूरोप हो गई, भारत हो गई, तो इसको भारोपीय भाषा भी कहते हैं, इंडो यूरोपियन। ठीक है, तो समझो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं इंडो यूरोपियन परिवार की आर्य शाखा से संबंधित हैं। मतलब पूरे विश्व में जितनी भाषाएं हैं, ठीक है, मैं ज्यादा जानकार तो नहीं हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए, जैसे मान लो पूरा विश्व है, पूरे विश्व में ये मान लो यूरोप है, ये मान लो एशिया है, ठीक, ये मान लो नॉर्थ अमेरिका है, ये मान लो साउथ अमेरिका है, ऐसे समझ लो बेसिकली। ये मान लो अफ्रीका है, ये मान लो यही एशिया का हिस्सा है, बाकी बचा हुआ ये पूरा एशिया है। ठीक है, तो होगा क्या कि कुछ भाषा यहाँ से आई होंगी, कुछ भाषाएं यहाँ से, कुछ भाषाएं यहाँ से, कुछ भाषाएं यहाँ से, तो हमने पूरी भाषाओं को बांट रखा है। तो कुछ भाषाएं तो यूरोप की है, जैसे लैटिन भाषा यूरोप की है। कुछ भाषाओं को हमने कहा जो भारत और यूरोप का मिक्स है, उसको भारोपीय भाषा कहा। ठीक, बस इतना समझ लो, इसलिए मैं थोड़ी सी बता रहा हूं ताकि ये शब्द आपको याद हो जाए। ठीक है, भारोपीय भाषा ही है भारत में जो आप संस्कृत अक्सर देख रहे हो। ठीक है, क्यों? ठीक है, भारोपीय परिवार की आर्य शाखा से संबंधित है, याद रखना, भारोपीय परिवार की आर्य शाखा। मतलब इतने बड़े रोज जोन में जो भाषा थी वो सब भारोपीय भाषा थी, भारत और यूरोप में जो एक साथ बोली जाती थी, लेकिन उसमें भी एक आर्य शाखा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब इस भाषा को हम 2 भागों में बांटेंगे, एक तो वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत। देखो समझना, पूरे विश्व की भाषा को हमने भारोपीय भाषा में पहले बांटा, फिर भारोपीय से एक आर्य शाखा निकली, और आर्य शाखा में जो सबसे पहली भाषा थी मान लो, वो थी वैदिक संस्कृत, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, है ना, और सामवेद लिखे गए। याद रखना, उसे वैदिक भाषा कहते हैं। संस्कृत 2 तरह की है। जो पहले संस्कृत है जिसमें वेद लिखे गए हैं, वो संस्कृत आज की संस्कृत के साथ मैच नहीं करती। पहले की संस्कृत अलग थी, उसको वैदिक संस्कृत कहते हैं, और जो आधुनिक समय में संस्कृत चल रही है उसको लौकिक संस्कृत कहते हैं। तो याद रखना, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। इसमें पहले कौन सी संस्कृत है? वैदिक संस्कृत। और आज के समय में कौन सी संस्कृत है? लौकिक संस्कृत। तो वेद लिखने के बाद संस्कृत में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और अपने तरह से उसके कई शब्दों में मतलब आया, कई सारे स्वर हट गए, कई तरह के नियम बदल गए, और संस्कृत पूरी तरह से बदल गई। संस्कृत तो है, पर याद रखना वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत 2 अलग अलग हैं। तो चलो हम वैदिक संस्कृत की बात करते हैं। तो याद रखना, वैदिक संस्कृत कौन सी संस्कृत है? संस्कृत का सबसे प्राचीनतम रूप। अब इसका भी इंट्रो लिख सकते हो कि भारोपीय परिवार की आर्य शाखा का एक हिस्सा है तो वही सब। अब इसकी खासियत क्या है? सबसे पहले तो प्राचीनता, सबसे प्राचीनतम भाषा है ये लिखित भाषा के तौर पे। कब से कब तक है? 1500 से 600 ईसा पूर्व। आपको पता है कि वेदों का टाइम पीरियड भी यही था। तो वेद जिसमें लिखे गए और सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होते समय का भी यही दौर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, महाजनपद और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच का टाइम जो था, इतना नहीं आपको पढ़ना, तो ऐसे ही समझ लो कि 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच को जो कहा जाता है वो बेसिकली वैदिक युग है, और वैदिक सारे वेद उसी में लिखे गए हैं, तो ये भाषा भी उसी की होगी। याद रखना, इसमें स्वराघात का बहुत प्रयोग होता है, मतलब बोलते समय आवाज तेज और ऊंचे। जैसे आप देखोगे ना, तो जो वैदिक संस्कृत के श्लोकों का जाप करते हैं वो हाथ को ऐसे ऐसे मतलब तेज धीरे करते रहते हैं ना। संस्कृत के श्लोक एक टोन में नहीं चलते। आप देखोगे हाथ ऊपर नीचे करने का मतलब ही होता है स्वराघात है, उच्च है, नीच। ठीक है, तो स्वराघात का मतलब है आवाज में भी आप देखोगे परिवर्तन आएगा, तेज बोलना, धीरे बोलना। तो संस्कृत के अगर सामान्य श्लोक है तो आप एक स्वर में बोल सकते हो, लेकिन अगर वैदिक संस्कृत है तो शब्द का मतलब केवल शब्द से नहीं, उसके बोलने की ध्वनि भी होनी चाहिए, तेज धीरे। तो याद रखना, वैदिक संस्कृत में स्वराघात का बहुत महत्व होता है। याद रखना, वैदिक संस्कृत में स्वराघात का बहुत
महत्व होता है, ठीक है। स्वराघात का मतलब उदात, अनुदात, स्वरित, 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ठीक। ऐसा भी नहीं कि एक प्रकार के स्वर, स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे किसी में तेज बोलना, किसी में धीरे बोलना, ऐसे। और इसको आप हमेशा देखोगे जो संस्कृत के श्लोक वेद परंपरा के अनुसार से करते हैं, तो हाथ ऊपर नीचे जो करते हैं वो बेसिकली आवाज को ही बता रहे होते हैं कि इसमें उच्च स्वर है, उसमें निम्न स्वर है, इस तरह की बात करते हैं, ठीक है। तो याद रखना उदात, अनुदात, स्वरित, याद रखना ये बात। धातु प्रधानता का बहुत प्रयोग होता है, मतलब वर्ब रूट्स का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। बहुत तरह की धातुएं होती हैं, धातु मतलब मूल, मूल जिसको कहते हैं, ठीक है, जिससे सारे शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर धातु प्रधानता होती है, वर्ब रूट्स डोमिनेंट होते हैं, धातुओं का बहुत अधिक प्रयोग होता है, ये बात हमेशा दिमाग में रखना। रूपों की बहुत अधिकता होती है, जैसे गम है उसको गच्छति, आगच्छत और गमिष्यति 3 तरीके से कहा जा सकता है। मतलब उस समय बहुत ज्यादा संपन्नता थी, एक ही शब्द को 3 तरीके से कहा जाता है। रूप बचपन में पढ़े थे ना, तो रूपों की अधिकता, धातुओं की प्रधानता, मतलब वर्ब, वर्ब बहुत तरह की होती थी, बहुत तरह की वर्ब होती थी, उसको भी बहुत तरीके से कहा जाता था। तो धातु और रूप ये बचपन से पढ़ा ही होगा, तो चीजें लिख के चले आना, ठीक है। वाक्य संरचना में बहुत स्वतंत्रता होती थी, मतलब ऐसा नहीं होता था कि हमेशा पहले आप मतलब कर्ता रखो फिर क्रिया रखो, जिसको भी पहले रखना हो आप रख सकते हो। शब्दों का क्रम बदलता था, अर्थ नहीं बदलता था। देखो संस्कृत की हमारी बहुत बड़ी ये महानता है, संस्कृत सभी भाषाओं की तरह नहीं है। संस्कृत में आप शब्द कहीं भी कहीं रख दो तो आप देखोगे कि उसका मतलब नहीं बदलेगा, अर्थ वही निकलेगा। ये संस्कृत की बहुत बड़ी प्रधानता है। जैसे अंग्रेजी में आप अगर मान लो कि राम इज गोइंग, इज राम गोइंग रखोगे तो अलग हो जाएगा, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत अपनी इतनी प्राचीन, इतनी साइंटिफिक भाषा है कि उसमें शब्द को कहीं से भी कहीं रख दो, अर्थ वही निकलेगा, ठीक है। और ये चीज खासकर उस समय वैदिक भाषा में और होती थी, ठीक है। अब इसको लिखना और लिख देना भाई, ये अग्निमीले पुरोहितम ऋग्वेद में लिखा है, यहाँ अग्नि की स्तुति की जा रही है। अब पुरोहितम को पहले लिख दो तब भी कोई मतलब नहीं बदलेगा। अब जो वैदिक संस्कृत है वास्तव में भारतीय भाषाओं का मूल स्रोत वही है, ठीक है। अब आते हैं लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत क्या है? लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत के बाद के सभी हिस्से को लौकिक संस्कृत कहते हैं। इसी में सब पुराण लिखे गए, इसी में सारी स्मृतियां लिखी गई, बाद में जितने भी ग्रंथ लिखे गए ना सब इसी में लिखे गए, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत और व्याकरण सम्मत है। देखो याद रखना कि जो वैदिक संस्कृत है उसके बाद जो लौकिक संस्कृत आई उसमें व्याकरण का रोल और बढ़ गया। व्याकरण मतलब नियमों का रोल और बढ़ गया, नियम बहुत ज्यादा हावी हो चुके हैं, ठीक है। तो देखना पाणिनि जी थे, आपको पता होगा महर्षि पाणिनि जिनको व्याकरण का जनक कहा जाता है, इन्होंने व्याकरण की स्थापना की। अब जब व्याकरण की स्थापना हो गई तो अब वैदिक नियम, जो वैदिक संस्कृत है, व्याकरण के साथ जुड़ के लौकिक संस्कृत बन जाएगी, ठीक है। मानकीकरण कर दिया। मानकीकरण का मतलब होता है एक व्यवस्था बना देना, एक संरचना बना देना, आपको ऐसे ही लिखना है। तो व्याकरण जब तय हो गई, जब नियम तय हो गए तो मानकीकरण चीजें हो गई। फिर संश्लिष्टता आ गई, शब्दों में विभक्ति लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन होने लगा। जैसे अब ऑब्वियस सी बात है कि और उसको अच्छा बनाया गया कि अब अगर मान लो शब्दों में विभक्ति लिंग और वचन के हिसाब से, जैसे मैं आपको ऐसा बताना चाहूँ कि संस्कृत अगर आप पढ़ोगे तो संस्कृत में ऐसा नहीं होता कि मतलब गोइंग है तो हर जगह गोइंग लग जाएगा। संस्कृत में लिंग के हिसाब से भी चीजें बदल जाती हैं, वचन के हिसाब से भी चीजें बदल जाती हैं। तो बहुत व्यवस्थित भाषा है संस्कृत को, इतना हंसी मजाक आप नहीं समझ सकते, इसीलिए पढ़ने में थोड़ी डर भी लगता है, लेकिन जहाँ एक बार पढ़ते हो तो मजा भी बहुत आने लगता है। तो संस्कृत के साथ ये चीज है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लिख सकते हो। और कुछ चीजें मैंने आपको एक्स्ट्रा इसमें लिख दिया है कि वैदिक संस्कृत में जैसे ये शब्द वैदिक संस्कृत में है, लिरी बोलते हैं, ठीक। एक स्वर था वैदिक संस्कृत में ये था, लेकिन आज की लौकिक संस्कृत में इसका ये नहीं है। तो कभी अगर अंतर पूछ लिया जाए तो आप कुछ चीजें और भी अच्छे नंबर पाना चाहो तो आप लिख सकते हो कि कई तरह के जो स्वर थे वो पहले वैदिक संस्कृत में होते थे लेकिन लौकिक संस्कृत में नहीं है, जिसमें दीर्घ लिरी, ठीक है, इस तरह की चीजें लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब हो गई वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद आई लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद क्या आएगी? मध्यकालीन भाषाएं। अब मध्यकालीन भाषाएं किसे कहते हैं? 600 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक
600 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। पहले सबसे पहले हमने कौन सी भाषा, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत। अब मध्यकालीन भाषाओं की बात करते हैं। तो मध्यकालीन भाषाएं क्या थी, देखो जब संस्कृत भाषा का प्रयोग चल रहा था तो ये पाणिनि जी ने इतनी नियमबद्ध कर दिया कि इसको बोलने के लिए आपको बहुत तरह का नियम, बहुत तरह की जटिलता जरूरी थी। तो अब सब कोई जटिल नहीं बोल सकता। भाषा तो आनंद का विषय भी होना चाहिए ना, भाषा कोई दबाव का विषय नहीं होना चाहिए। तो लोगों ने क्या किया, उसको सरल करना चालू किया, सरल भाषा में अपने विचारों को कहने की शुरुआत की। तो संस्कृत से अपने आप को थोड़ी थोड़ी दूर किया, क्योंकि संस्कृत बहुत जटिल भाषा थी, बहुत क्लासिकल लैंग्वेज थी, नियमों से बंधी हुई थी। तो लोगों ने संस्कृत से हटा के अपने आप को फिर दूसरी तरफ किया और कई सारी और भाषाओं का निर्माण हुआ। तो याद रखना, जो भी भाषाएं अब आएंगी मध्यकालीन भाषाएं, जो संस्कृत से निकली है मध्यकालीन भाषाएं, वो देखो संस्कृत की तरह पहली बात तो जटिल नहीं होंगी, फिर ध्वनि के आधार पर उसमें परिवर्तन होगा, ठीक है, फिर लोक प्रचलन में होंगी, मतलब सामान्यता लोगों के द्वारा बोली जाती होंगी, जनता के द्वारा बोली जाती होंगी, सामान्य जनता उसी पे बात करते होंगे, ठीक है। पूजा पाठ के लिए संस्कृत चल जाएगा, लेकिन घर में माँ बेटे अगर बात करना है, दोस्तों को बात करना है, राजा महाराजा को बात करना है, तो ऐसी बात करेंगे। फिर साथ में संस्कृत तो एक ऐसी भाषा है जो हर जगह एक होगी, लेकिन जो संस्कृत के द्वारा निकली भाषा थी वो पता चला नॉर्थ इंडिया में अलग चल रही है, पता चला यूपी के क्षेत्र में अलग चल रही है। तो बहुत तरह की लोक भाषा का जन्म होने लगा, क्योंकि मूल भाषा तो एक थी, लेकिन मूल भाषा को जब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से परिवर्तित किया गया तो फिर कई सारी भाषाएं और निकली, ठीक। उसमें से मुख्य भाषा थी पाली भाषा, आपको पता होगा, ठीक है। फिर एक निकली भाषा प्राकृत भाषा, और फिर एक निकली अपभ्रंश भाषा। तो याद रखना, सबसे पहले वैदिक संस्कृत, संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद कई सारी भाषाएं निकली, जिसमें पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा। इसी अपभ्रंश से बाद में जाके आपको देखोगे हिंदी निकली, फिर अवधी, भोजपुरी। तो कहने का मतलब पूरा का पूरा भाषा का एक क्रम है जो आपको समझना पड़ेगा, कैसे एक भाषा से दूसरी भाषा निकल रही है। तो ठीक है, तो आपको इसको पढ़ लेना है। जैसे मैंने पाली भाषा क्या है कि पाली, अब आपको देखो इंट्रो कैसे लिखना है। पहली बात तो एक आर्य भाषा होगी, भारोपीय परिवार की आर्य शाखा से विकसित एक भाषा है। फिर मध्यकालीन भाषा है, क्योंकि किस समय आई है, तो अब आपके दिमाग में पूरा चीजें बन रही है ना, ठीक है। जिसमें और याद रखना, पाली भाषा सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के द्वारा इसका विस्तार किया गया। देखो जब गौतम बुद्ध आए तो उन्होंने उपदेश देना चालू किया। अगर गौतम बुद्ध उपदेश संस्कृत में देते तो संस्कृत समाज के उच्च वर्ग की भाषा थी, तो उनके उपदेश उच्च वर्ग तक रह जाते। क्योंकि गौतम बुद्ध चाहते थे कि समाज के हर वर्ग को उनके भाषण समझ में आए, उपदेश समझ में आए, इसीलिए उन्होंने सरल भाषा का प्रयोग किया। और उस समय सरल भाषा कौन सी थी, पाली भाषा थी। तो गौतम बुद्ध, अब जैसे मैं आज की डेट में अभी गांव जाऊं और अंग्रेजी में प्रवचन देने लगूं, संस्कृत में देने लगूं, तो कोई नहीं सुनेगा। तो मुझे शुद्ध भाषा में, जैसे बुंदेलखंड का हूं तो बुंदेलखंडी बोलनी पड़ेगी ना सरलता के लिए। तो वैसे ही गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया, और यहां से गौतम बुद्ध ने पाली भाषा को बहुत व्यापक रूप दिया। गौतम बुद्ध जी ने जो ग्रंथ लिखवाए, या बुद्ध धर्म में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसको आप त्रिपिटक कहते हो, त्रिपिटक याद रखना, त्रिपिटक ये शब्द याद रखना, वो त्रिपिटक सभी पाली भाषा में ही लिखे गए हैं ज्यादातर। अब पाली भाषा हमेशा याद रखना कहाँ से आई है, मागधी प्राकृत से, ठीक है, 3 शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी। और पाली का जो मूल मतलब होता है मूल पाठ, ये चीज जरूर याद रखना। इसको लिख के चले आओगे, पाली भाषा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। याद रखना, मैंने आपको क्या बताया, शब्द यहां से लेके यहां तक कौन सी भाषा है, वैदिक संस्कृत। फिर यहां से चालू हो जाती है लौकिक संस्कृत, और देखो ये चालू हो गया पाली, ठीक है, याद रखना, है ना। ये सब ये जरूर आपको याद रखना, क्योंकि समय तो आपको पता है ना, ठीक है। पाली भाषा, और पाली भाषा का सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म, त्रिपिटक जैसे शब्द अगर आ जाएंगे तो एग्जामिनर को ये लग जाएगा कि हाँ आपको चीजें पता है, ठीक, क्लियर। चलो अब
पाली भाषा की खासियत क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले बात तो जो संयुक्त व्यंजन थे उनका सरलीकरण कर दिया गया है। जैसे देखो धर्म है, उसको क्या लिखा जाएगा, धम, सरल बोला जा रहा है। धर्म को धम, कर्म को कम, सत्य को सत। तो ये लिखना आप बस ये लिखाना, संयुक्त व्यंजनों का सरलीकरण किया गया, संयुक्त व्यंजन का सरलीकरण किया गया। जैसे यहाँ देखो दो व्यंजन थे, राव, सरलीकरण करके धम्म कर दिया। तो आप देखोगे धम्मम शरणम, ये शब्द जो सुनते हो ना, धम्म, ये पाली भाषा का शब्द है और संस्कृत में इसको धर्म कहते हैं। तो कैसे, धर्म को धम, कर्म को कम, सत्य को सत्य कर दिया गया। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हो। इसको लिखोगे तो पेज भी भर जाएंगे और टीचर को लग भी जाएगा कि हाँ आपको पता है। फिर संस्कृत में बहुत ज्यादा विभक्तियां होती थी, बहुत ज्यादा रूप होते थे, यहाँ सब कुछ सरल किया गया है। जैसे गच्छामी है तो बस पाली में गच्छामी का प्रयोग सरल कर दिया गया, हजार तरीके के रूप नहीं, क्योंकि जटिलता को तो कम करना है ना, तो सरल किए गए रूप, ठीक है। शब्दों को और सरल किया गया, ठीक, बहुत कठिन शब्द नहीं किए गए। और याद रखना पाली भाषा जो थी वो उपदेशात्मक शैली में थी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इसमें गौतम बुद्ध जी ने उपदेश दिए ना, तो उपदेशात्मक शैली की होती थी। जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, मतलब इसमें ये कहा जाता था संगम शरणम गच्छामि। और एक बात और याद रखना, उपदेशात्मक शैली में है, ठीक है, उपदेश देने की व्यवस्था में, और किसी चीज को बार बार रिपीट किया जाता है, पुनरुक्ति, ताकि याद रहे। उपदेशात्मक शैली और पुनरुक्ति, ये दो शब्द जरूर याद होने चाहिए। बाद में कुछ भी कहानी लिखाना, ये दो शब्द काले पेन से लिख देना। और ये बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, मतलब बुद्ध की शरण में जाओ, धम्म की शरण में जाओ, धर्म की शरण में, और संघम शरणम गच्छामि, संघ की शरण में जाओ। तो देखो एक ही शब्द यूज हो रहा है ना, गच्छामि गच्छामि गच्छामि, इस तरह। अभी संस्कृत होता ना तो यहाँ बुद्ध पुल्लिंग है तो अलग हो जाता, यहाँ धम्म अलग है तो ये अलग हो जाता, यहाँ अलग होता अलग होता। तो संस्कृत में अलग हो जाता है, लिंग के आधार पर चीजें बदल जाती हैं। पर चूंकि वो बहुत जटिल हो जा रहा था तो पाली ने कहा सब सरल करो, और ये चीजें पूरी आपको